ये डायबिटीज होता क्या है, इसका मेन कारण क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। इसमें भी डिफरेंशिएट लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा टाइप का है। तो इसको क्या आप मतलब कैसे डिफरेंस करते हो? लोगों को कैसे, जिनको नहीं है ठीक है और जिनको है, इसमें लोग कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? यदि डायबिटीज हो ही जाए, कंफर्म हो गया कि मतलब ये डायबिटीज का पेशेंट है, तो अब क्या करें? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे डायबिटीज यानी शुगर से जुड़ी सारी समस्याओं के बारे में। उनके समाधान के लिए हमारे साथ 44 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर MBBS MD कंसल्टेंट फिजिशियन, पूर्व में दिल्ली के बहुत सारी सरकारी संस्थानों में जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड HOD मेडिसिन आदि में कार्यरत रहे डॉक्टर बालकृष्ण सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है द फायर ऑफ फिटनेस चैनल पे। नमस्कार शैलेंद्र जी, और मैं सभी दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। जी सर, आज हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं एक्चुअल में ये डायबिटीज होता क्या है। हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता आज युवा पीढ़ी में, बिकॉज अभी तो एकदम फिट है, हेल्दी है, लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन में अभी मैंने स्टडी कुछ करी डायबिटीज के बारे में, अभी 2030 का एक रिपोर्ट है कि लगातार जिस तरह से चीजें बढ़ रही है 2030 तक 8 से 9 करोड़ लोग डायबिटीज से सफर करेंगे। शैलेंद्र जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जी सर। जब मैंने MBBS किया था तो डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह की बीमारी एक बहुत ही अनकॉमन चीज होती थी, और हम ये कहते थे अरे भाई उनके पिताजी को तो डायबिटीज है। आज हर तीसरे या चौथे आदमी को हिंदुस्तान में डायबिटीज है, और डायबिटीज हर घर की एक समस्या है, एक बीमारी है। बेसिकली हमारा जो कंट्री है एंड दिल्ली सिटी खास तौर से, वी आर हैविंग ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो डायबिटीज बहुत ही बड़ी समस्या है आजकल इंडिया में। ये बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, बट इसका मेन कारण क्या होता क्यों सर? ये डायबिटीज है क्या? देखिए मिश्रा जी, डायबिटीज एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है। मल्टी फैक्टोरियल का मतलब ये है इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण आपको नहीं बता सकते हैं। जैसे आप माता पिता से आइए, अगर माता या पिता दोनों में से कोई डायबिटिक हैं तो बच्चों में डायबिटीज आने के चांसेस बहुत हैं। अगर माता पिता दोनों ही डायबिटिक हैं तो बच्चों में आने के डायबिटीज के चांसेस बहुत हैं। फिर अगर बच्चा, और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको मान लीजिए हम ये ना कहें कि कसरत करो बेटा, एक्सरसाइज करो या एक्टिव रहो, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। तो अगर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है किसी व्यक्ति की तो उसको डायबिटीज होने के बहुत चांसेस हैं। फिर अगर वो फास्ट फूड में इन्वॉल्व है, या मीठे का शौकीन है, या हर जगह वो खाने की हेल्दी बैलेंस डाइट लेने की जगह मीठा खाना, फास्ट फूड खाना, और ये जो जिसमें फाइबर नहीं होता है ऐसे खाने में शौकीन है, तो उसको डायबिटीज के चांसेस जल्दी होते हैं। जी सर, एक्चुअल में अब अगर जो हम डायबिटीज से ऊपर चलें तो ये पहला स्टेज होता है प्री डायबिटीज। जी, तो ये क्या होता है? कैसे पता चले हमें, कैसे पता चले कि हमें प्री डायबिटीज अभी हमें होने वाला है? मतलब लोगों को पहले से तो आइडिया होता नहीं है सर। तो प्री डायबिटिक के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जब से हमारे पास हीमोग्लोबिन HbA1c जैसी इन्वेस्टिगेशन आए हैं जी, जो कि काफ़ी लेटेस्ट है, तो हमें डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़ में डेफिनेशन और डिफरेंस करने में बहुत सहूलियत हो गई है। अब जैसे डायबिटीज़ हम कहते हैं, अगर HbA1c एक ब्लड टेस्ट होता है जो 6.5 एंड अबव है तो हम डायबिटीज कहते हैं, और प्री डायबिटीज अगर 6.5 से नीचे है और 5.7 से ऊपर है HbA1c तो हम उसे प्री डायबिटिक कहते हैं। प्री डायबिटिक में बस यही फर्क है कि 50% डॉक्टर्स डायबिटीज की दवा नहीं देते हैं, खान पान, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल इनका सहारा लेते हैं जी। लेकिन एक बार डायबिटीज हो गई तो हमें इन सब चीज़ों के अलावा दवाइयाँ भी शुरू करनी पड़ती हैं।
अच्छा, और सर इसमें और भी एक आध चीजें हैं, जैसे कि लोगों को टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, इसमें भी डिफरेंशिएट लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा टाइप का है, तो इसको क्या आप मतलब कैसे डिफरेंस करते हो? देखिए, ज़्यादातर डायबिटीज़ हमारी कंट्री में जी। टाइप 2 डायबिटीज़ हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग या मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं। जी। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ का मतलब ये होता है कि ये डायबिटीज़ एक 40-45 की उम्र के बाद होती है, और इसमें जो डायबिटीज़ के फैक्टर्स होते हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, वेट बहुत ज़्यादा होना, एक्सरसाइज ना करना, बैलेंस डाइट ना होना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, और ये सारी डायबिटीज़ हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ओके। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ ये बच्चों में होती है, जनरली कम उम्र के लोगों में। जी, कम उम्र के लोगों में होती है, 3-4 साल से ही होती है। माँ बाप को पता लगता है कि मेरा बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा अच्छा, है। जैसे एक चीज आपने अभी बताया कि जो माँ बाप के जो लक्षण जो जेनेटिकल होता है, तो क्या टाइप 1 भी जो है एक कारण हो सकता है जेनेटिकल? मैंने जैसे शैलन जी आपको पहले बताया जी कि डायबिटीज मल्टीफैक्टोरियल है। जरूरी नहीं है कि माँ बाप डायबिटिक हैं तो बच्चे में डायबिटीज आएगी। अच्छा। तो ये जेनेटिक्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जेनेटिक्स पे और HLA टाइपिंग पे एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे में पास ऑन हुई है या नहीं हुई है। तो उससे हमें डिसाइड होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। और टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली अडल्ट्स में या जब 40 की उम्र के हम पार कर लेते हैं तब होती है, और टाइप 1 डायबिटीज़ हमें बच्चों में देखने को मिलती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे डायबिटीज किसी को है, उसने चेक कराया तो उसका तो इजीली पता चल गया। अब मैं हूँ, जैसे मैंने कल आपका इंटरव्यू था, तो मैं कल ही अपना खुद का जो है मतलब जो चेक होता है, शुगर चेक होता है, मैंने चेक कराया तो 115 था। मैं मतलब खाना ब्रेकफास्ट, अगर मैं बात करूँ ब्रेकफास्ट करके गया था, तो मैंने चेक किया। तो सर अब मैं मुझे है या नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारे जो मेडिकल से रिलेटेड है मान लिया, तो मुझे तो ठीक है, मैंने देख लिया समझ लिया। तो लोगों को कैसे, जो जिनको नहीं है ठीक है और जिनको है, इसमें लोग कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, या कोई लक्षण जो आप आसानी से लोगों को बता सकें? देखिए, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ तो बड़ा सरल होती है। अगर किसी अडल्ट को और जो 40-45 के पार हो गया हो, उसको लगे कि वो रात को बार बार उठ के बाथरूम जा रहा है, अच्छा, और पेशाब उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से बार बार नहीं हो रही है, लेकिन बार बार उसको पेशाब आ रहा है, और पेशाब जो है अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में तो मिश्रा जी पेशाब कम आता है। अच्छा। लेकिन डायबिटीज में पेशाब अच्छे से, वॉल्यूम जो यूरिन का है बहुत अच्छा होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, फिर अगर उसको भूख ज्यादा लग रही है, ऐसे में भूख भी बढ़ जाती है। हाँ, भूख ज्यादा लग रही है, उन्हें बार बार खाने की इच्छा हो रही है, और फिर खाने के साथ साथ फिर वो पानी भी पी रहा है। मैंने आपको बताया पेशाब ज्यादा होती है हाई शुगर की वजह से, हाई ब्लड शुगर की वजह से। तो जब पेशाब बार बार हो गई तो उसे पानी भी पीना पड़ेगा। तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया, ये 3 सिम्टम्स हैं। पॉलीफेजिया मतलब बार बार खाना, पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार पानी पीना, और पॉलीयूरिया मतलब बार बार पेशाब होना। तो ये 3 मेजर सिम्टम्स हैं जो कि हमें बता देते हैं कि भाई इसको जो है डायबिटीज है। फिर हम ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, और ब्लड टेस्ट से हमें कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे को डायबिटीज है। अच्छा, अब यदि डायबिटीज हो ही जाए, कंफर्म हो गया कि मतलब ये डायबिटीज का पेशेंट है, तो अब क्या करें? मिश्रा जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जब मैंने MBBS किया था तो डायबिटीज की मुश्किल से 1 या 2 दवाइयाँ थी। एक बड़ी फेमस दवाइयाँ होती थी, डायोनिल कहते थे, और 1-2 और होती थी, उसके बाद इंसुलिन चालू हो जाती थी। लेकिन अब बहुत किस्म की डायबिटीज आ गई, डायबिटीज की मेडिसिन आ गई हैं, और जिसको हम मेडिसिन को देके हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज जनरली एक बार हो जाए तो हम उसे रिवर्सल कर सकते हैं, हम उसको दवाइयों से रिवर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस मरीज को अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा।
लेकिन अगर डायबिटीज मिडिल स्टेज में या एडवांस स्टेज में है मिश्रा जी, तो फिर हमें लाइफ लॉन्ग डायबिटीज की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। जी जी, जैसे इसमें सावधानियां तो आपने बताया कुछ, और इसके अलावा जैसे खाने को लेकर के होता है, तो अब हमारे इंडिया में आप तो पता ही है कि हर स्टेट में अलग अलग तरह के खान पान होते हैं, सब जगह के अलग अलग, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट से लोग भी बिलोंग करते हैं जिनका मेन मुख्य भोजन होता है राइस। तो राइस को लेकर के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या ड्यू टू डायबिटिक पेशेंट वो मतलब सर्व कर सकता है चावल को? अगर वो बंदा साउथ इंडियन है, हाँ, जैसे कि साउथ इंडियन का बिना चावल के खाना Possible बनता नहीं है, बनता ही पॉसिबल नहीं है, हाँ। तो हम उसको कहते हैं कि भाई तू अपना जो चावल है उसकी क्वालिटी वो सबसे नीचे वाली क्वालिटी कर दे, जिसे मोटा चावल कहते हैं, मोटा चावल कहते हैं जिसमें फाइबर बहुत होता है। ब्राउन राइस या बासमती ना खाए, ऐसा चावल खाए जो मोटा है, फाइबर युक्त और फाइबर युक्त है, तो वो तो अपना चावल इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। जो अपने नॉर्थ इंडियन है जो कि रोटी के शौकीन होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि आटे की जगह वो मोटा मिलेट्स जैसे बाजरा है, रागी है और बेसन है, इन तीनों का मिला के 1-1 किलो तीनों आटा मिला ले और उसकी रोटी खाए, और सब्जी, दाल और दही, ये सब क्या कहते हैं लिमिटेड अमाउंट में खाए। ये नहीं कि 1 कटोरी की जगह 3 कटोरी सब्जी ले ली या आलू की सब्जी ज्यादा ले ली। हमें आलू भी अवॉइड करने पड़ेंगे, हमें ऐसी सब्जी भी अवॉइड करनी पड़ेगी जिसके वासा या स्टार्च ज्यादा है, जैसे हमें क्या कहते हैं शलगम अवॉइड करनी पड़ेगी, हमें आलू अवॉइड करने पड़ेंगे। तो इस तरीके की सब्जियों का हमें परहेज भी करना पड़ेगा। हाँ, जिसमें शुगर की मात्रा है, जैसे जिसमें ज्यादा मात्रा में है, तो उन चीजों को भी अवॉइड करना पड़ेगा। जी मिस्टर जी। एंड सर, इसके अलावा जैसे विदाउट मेडिसिन अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन को, मतलब ये अभी तक हम लोग टाइप 1 डायबिटीज के लिए खाली इंसुलिन ही इस्तेमाल करते हैं। हम बच्चों को इंसुलिन ही ट्रीट करते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज में मिश्रा जी, ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और अभी तक हम बच्चों को इंसुलिन पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन पहले तो एक ही तरीके की इंसुलिन आती थी, अब 10 तरीके की इंसुलिन आती हैं। तो बच्चों को जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंजेक्शन है, मतलब पहले तो 3-3, 4-4, 5-5 बार लगते थे, अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसुलिन है इंजेक्शन देने की, वो काफ़ी कम हो गई है और बच्चे भी बिना दर्द के 1-2 बार 3 बार इंजेक्शन लेके ठीक रहते हैं। लेकिन ये एक प्रकार से अगर जो मैं बात करूं तो एकदम, मैं जैसे किसी को टैबलेट खाना हो तो बहुत आसान है, बट अभी तक इंडिया में आई थिंक टैबलेट का कोई अभी तक का कोई रिसर्च नहीं है, तो मिश्रा जी, जिसकी वजह से इंजेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज वालों के लिए। तो सर ऐसे में एक प्रकार से रोज डेली या तो ठीक है, मान लिया वो सेट हो गया, बट दिक्कत तो होती होगी ना सर? मिश्रा जी, बच्चों को दिक्कत तो होती है, बच्चों को क्या, उनके माँ बाप को भी दिक्कत होती है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज है और हमें कंट्रोल भी करना है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चा और ज्यादा बीमार पड़ेगा। डायबिटीज से उसके बाकी के ऑर्गन जैसे किडनी है, लंग हैं और बाकी ऑर्गन भी खराब होने से चालू हो जाएंगे। तो हमें एक देखना पड़ेगा कि ना इलाज करें या इलाज करें। तो ना इलाज करने से तो बच्चे के सेहत से हम खिलवाड़ करेंगे, तो हमें बच्चों का इलाज करना ही पड़ेगा और उसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इंसुलिन तो देनी ही पड़ेगी। राइट, सही बात है। एंड सर, डायबिटीज में शुगर कितना होता है, ये एक बहुत बड़ा, जैसे अभी मैंने सबसे पहले बोला कि मेरा कल मैंने चेक किया 115 है, तो फास्टिंग में और मतलब आफ्टर ईटिंग में, तो इनमें क्या मतलब एक बताइए ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, मतलब आजकल अवेयरनेस में प्रोग्राम में बताया जाता है कि मिनिमम 250 तक भी चल सकता है, लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो शुरू कर देते हैं पहले से ही। तो अब इस तरह की जो मतलब अफवाहें हैं, इसमें क्या हकीकत है कि मेन क्या होता है, मेजर क्या होता है कि इतना चले जाने के बाद आपको मेडिसिन अब लेना पड़ेगा? सर, हकीकत तो ये है कि पहले जो डायबिटीज की डेफिनेशन थी खाली ब्लड शुगर बेस्ड थी, जैसे कि 2 या 3 ओकेजन्स पे अगर आपका फास्टिंग 126 से ज्यादा है और पोस्ट पेरेंड्रल मतलब 2 घंटे बाद खाने के ब्लड शुगर आपका 200 से ज्यादा है, तो हम उसे डायबिटीज कहते थे।
अगर ये फाइंडिंग हमारी मोर देन 2 ओकेजन्स आती थी। लेकिन अब डायग्नोसिस और डायग्नोस्टिक टेस्ट इतने आसान हो गए हैं कि हम 3 महीने का ब्लड शुगर कराते हैं एवरेज, जिसे हम HbA1c कहते हैं, और 3 महीने का ब्लड शुगर टेस्ट कराने से, HbA1c कराने से अगर हमारी रिपोर्ट 6.5 से ऊपर है तो हम उस बंदे को डायबिटीज मान लेते हैं और उसका इलाज कंटिन्यू बाय मेडिसिन शुरू हो जाता है जी। अब सबसे बड़ा सर मिथ है अगर जो मैं बात करूं, लोग कहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयां किडनी लीवर के लिए काफी सारी चैलेंजेस लेके आती है। अब उन्हें डायबिटीज हो चुका है, उन्हें बिना दवाई के जो है ठीक होना है, तो बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि जैसे कि आप डाइट प्लान सेट करो, अच्छा डाइट करो, एक्सरसाइज करो, तो क्या इन चीजों से ही ठीक हो सकता है? टाइप 1 डायबिटीज में हमें इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी, राइट, और टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन के अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में शुरू के 2-3 साल आप डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और परहेज से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें HbA1c रेगुलरली कराना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे बियॉन्ड कंट्रोल तो नहीं जा रहे हैं, और अगर बियॉन्ड कंट्रोल जा रहे हैं तो हमें दवाई शुरू करनी पड़ेगी। और एज ए डॉक्टर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें सारे पैरामीटर्स अपने पेशेंट के कंट्रोल में रखने पड़ते हैं, और पेशेंट को समझाना पड़ता है कि भाई बिना मेडिसिन के और मेडिसिन के साथ तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। तो अगर उसका शुगर बहुत ज़्यादा जा रहा है और HbA1c काफ़ी ज़्यादा है तो हमें इमीडिएटली दवाई शुरू करनी ही पड़ती है। अब दवाई शुरू करनी पड़ती है और बिना दवाई का होता नहीं है। लेकिन ये लीवर और किडनी को लेकर के काफी सारे चैलेंज, बिकॉज अब ये तो डेली रूटीन इनको दवाई बराबर चलानी है, तो आप लोग इस पे क्या प्रिकॉशन लेते हो? बिकॉज एलोपैथ में तो दवाई लेना ही पड़ेगा जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि डायबिटीज, हाँ, लिवर और किडनी हाँ, को ज्यादा खराब करती है बनस्पति की डायबिटीज, और साथ में हम दवाई ले रहे हैं और डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो उससे किडनी खराब होती है। देखिए डायबिटीज से भी किडनी खराब होती है, और वैसे भी ऑलरेडी हम डायबिटीज से परेशान है। ये तो भी अगर हम मेडिसिन लेंगे और लेकर के ठीक हो जाते हैं तो हमारी किडनी, हमारी आंख, हमारा ब्रेन, हमारी बहुत सारी चीजें खराब होने से बच जाती है। अभी उसी जगह पे मैं आ गया, जैसे आपने बोला आंख की बात किया, तो लोगों ने बोला है जैसे आजकल डायबिटीज की वजह से ब्लाइंडनेस के चांसेस हो जाते हैं, मतलब आंख अंधे हो जाते हैं, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है निशा जी। डायबिटीज हमारे शरीर के हर अंग पे काम करती है, और ब्लाइंडनेस अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो बहुत जल्दी आती है। तो हमको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि डायबिटीज का हम कंट्रोल रखें। हमारा HbA1c जो है करीब 6.5 से नीचे हो, और फास्टिंग ब्लड शुगर करीब 100 के आसपास हो, और पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर करीब 150-140 से नीचे हो। तो अगर ये सब हम चाहे दवाई के वजह से, चाहे हम परहेज की वजह से, चाहे परहेज प्लस दवाई के साथ कंट्रोल में रखते हैं, तो हमारे किडनी, हमारे लिवर, हमारे ब्रेन को हम ज्यादा, हमारी आंखों को हम ज्यादा देर तक सही रख सकते हैं। अच्छा, क्या यही रीजन है क्या कि जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं मोर देन 50, तो क्या उनमें जो एक आम बीमारी है जैसे मोतियाबिंद, हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, गांव में बड़ा ज्यादा इसका चलन रहता है, तो क्या यही कारण है क्या कि डायबिटीज से ही समस्या आता है? नहीं शैलेंद्र मिश्रा जी, एक तो मैं आपको यहाँ पे सुधारना चाहूँगा कि सीनियर सिटीजन आजकल डेफिनेशन वाइज, इंडियन डेफिनेशन वाइज 60 इयर्स एंड के आदमी को कहते हैं, तो 50 की उम्र में सीनियर सिटीजन को ही नहीं होता, ठीक है ना। और डायबिटीज के लिए बेसिकली हाँ, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में कैटरेक्ट या मोतिया के चांसेस जल्दी होते हैं, लेकिन वो दूसरी तरीके का कैटरेक्ट होता है। कैटरेक्ट, प्रोस्टेट और बाल गिरना एक इस तरीके की बीमारी है जो कि हर बंदे में अपनी उम्र के हिसाब से आती है। एक और भी है, जैसे ब्लाइंडनेस तो हो गया, एक डायबिटिक फुट अल्सर होता है। आप बड़ा मतलब क्रिटिकल देखने को ऐसे लगता है, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ लोगों का देखा मैंने। डायबिटिक फुट अल्सर बेसिकली एक डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से होता है, जिसमें पेशेंट को पता ही नहीं लगता है कि उसके पैर में चोट लग गई है।
तो मिश्रा जी क्या पेट होता भी है, नहीं होगा। हाँ क्या होता है मिश्रा जी कि वो पैर कहीं लग गया, जूते ने मान लो काट दिया, या खेल रहा है या घूम रहा है नंगे पैर तो उसमें चोट लग गई, तो अब पेन नहीं होगा तो केयर भी नहीं करेगा। और हाँ वो जब घाव बड़ा हो जाएगा तो उसे पता लगेगा कि उसके पैर में अल्सर है और साथ में डायबिटीज भी है। तो डायबिटीज में अगर पैर में छाला पड़ जाता है या चोट लग जाती है या नॉन हीलिंग अल्सर होता है तो इसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। और ये एक तरीके की इमरजेंसी है और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, नहीं तो गैंग्रीन हो सकती है या पैर कटवाने की नौबत भी आ सकती है। तो हमें इसको बहुत सीरियसली लेके हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि डायबिटीज का कंट्रोल करें और डायबिटिक फुट का इलाज करें। जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी है सर। और सच में बताऊं, ये क्वेश्चन पूछने से भी मुझे डर लग रहा था कि जैसे एलोपैथिक के डॉक्टर हैं और कंसल्टेंट फिजिशियन है, और वहां पे मैं एलोपैथिक दवाई के बारे में बोल रहा हूँ कि किडनी लिवर को साइड इफेक्ट पड़ेगा। और ये आपने बहुत सही क्लियरिटी किया कि दिक्कत तो होती है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अगर जो आप डायबिटीज से परेशान हो, डायबिटीज की समस्या से परेशान हो, और उसको ठीक करने के लिए अगर जो हमें दवाई लेना पड़ रहा है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि वो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। तो सर ने ये चीज क्लियर कर दिया कि मतलब जो लोगों में एक मिथ है कि नहीं दवाई लेने से खराब हो जाती है, तो सर भी उस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं। डेली मेडिसिन लेने से, केमिकल्स जाने से प्रॉब्लम्स होता है। बहुत अच्छा लगा सर इन सब टॉपिक्स पे। बाकी और आप सावधानियां, प्रिकॉशन के बारे में आमतौर पे हम जैसे लोगों को, अभी जैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है डायबिटीज से, तो इन फ्यूचर भी ना हो, तो ऐसे में सावधानियां, प्रिकॉशन क्या बताएंगे? मोटा मोटा डूज एंड डोंट्स है डायबिटीज में। डूज है कि आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, जिस भी डॉक्टर पर आपको कॉन्फिडेंस है आप रहें। एक बार अगर आप डायबिटीज है तो ये मान के चलें कि आपको जिंदगी भर डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ेगी। और टाइप 1 डायबिटीज में तो इंसुलिन के अलावा कोई चारा नहीं है, बच्चे को इंसुलिन देनी पड़ेगी। टाइप 2 डायबिटीज में हर तरीके का इलाज, जैसे घूमना, डाइट कंट्रोल करना, दवाइयाँ, और दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंसुलिन लेना, इन सब को मिला के हमें अडल्ट की डायबिटीज भी कंट्रोल करना चाहिए। और हम बस एक बात कह सकते हैं कि डायबिटीज का मेन एम है कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और इस कंट्रोल को हमें अपने 3 महीने के ब्लड शुगर HbA1c को 7 से नीचे 6.5 के आसपास रखना पड़ेगा। अच्छा, बाकी तो मुझे जहां तक लगता है कि ओवरऑल बेसिक्स थिंग पे तो हमने सारी बातें कर लिया। आप कुछ और कुछ कहना चाहते हैं? बिकॉज मैं सर एक चीज मैं बार बार बोलना चाह रहा था कि आपकी एज और फिटनेस की अगर जो मैं बात करूं, और मैंने इंट्रोड्यूस किया आपका पहले ही कि 44 ईयर एक्सपीरियंस, पूरे दिल्ली में आप काफी सारा एक्सपीरियंस जनरेट किया। सफदरगंज हॉस्पिटल की बात कर लूं, चाहे इधर आप जो है हॉली हॉस्पिटल वगैरह में, मैं काफी सारे आपके बाहर एक्सपीरियंस देख रहा था, पढ़ रहा था, मुझे इतना याद नहीं है, इतना एक्सपीरियंस आपका 44 साल, ठीक है। तो 44 साल आपका ये प्रोफेशनल कैरियर है, इसके भी आपके एज होंगे, तो इसके अलावा भी फिटनेस में देख रहा हूँ सर। थोड़ा सा कुछ टिप्स बताइए कि मतलब कैसे अपने आप को फिट रखा जा सकता है। अभी तो हूँ, मैं फिट हूँ, अभी हूँ, लेकिन आगे आपकी एज में आने के बाद तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल बड़ी चेंज हो गई सर। कैसे आप मेंटेन करके रखते हो इतना अच्छा? थैंक यू मिश्रा जी, आपने बहुत मेरी तारीफ की। नहीं, तारीफ और रियलिटी बता रहा हूँ सर, मैं आपको, मैंने खुद एनालाइज किया, अब मैं खुद ही देख रहा हूँ। अब मैं कुछ चीजें इंटरनल नहीं शेयर करूंगा, लेकिन अभी आपने जो मुझे खिलाया उससे भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा है कि जैसे लोग डरते हैं इस एज में आने के बाद, लेकिन आपने वो सिर्फ अपने कंट्रोल पे, लाइक मतलब डिसिप्लिन से बना रखा है वो चीज। मिश्रा जी एक ही बात मैं आपको बताऊंगा इन सब के लिए, कि हमेशा खाओ, कंट्रोल में खाओ, डाइट अपनी कंट्रोल रखो, और जो भी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और जो भी आपकी बीमारी है अपने डॉक्टर के टच में रहो। और मिश्रा जी, शैलेंद्र मिश्रा साहब, हम दूसरा वीडियो करेंगे, नहीं, मैं बाकी बीमारियों को भी हम मैं भी चाहता हूँ सर। और सबसे बड़ी चीज, इतना बड़ा अनुभवी हमें मिलेगा कौन सर? थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू। अब मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे खुद ही मजा आया आपके साथ इस वीडियो को क्रिएट करने में, और रियली मैं आपके साथ बहुत जल्द से जल्द और भी टॉपिक्स पे आऊंगा। आपका पूरा तजुर्बा चाहिए सर लोगों के लिए, पता है ये वरदान है सर। थैंक यू मिश्रा जी, आपका पूरा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।